सुप्रभात बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे मूल अधिकारों पर और हमने मूल अधिकारों में कल समानता का मूल अधिकार पढ़ लिया था और समानता के मूल अधिकारों में हमें 14 से 18 अनुच्छेद कानूनी समानता जो कि अनुच्छेद 14 में वर्णित था, लिंग, जाति, धर्म, स्थान, नस्ल के आधार पर भेदभाव न करना, वह अनुच्छेद 15 में वर्णित था। अनुच्छेद 16 हमें लोक नियोजन की समानता देता है। लोक नियोजन का मतलब है कि जितने भी सरकारी सेवाएं हैं उन सभी व्यक्तियों को अवसर प्रदान किया जाए, बशर्ते उस पद के लिए उस व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिक्षक के पद पर केवल उस जाति का व्यक्ति आसीन हो सकता है, सैनिक उस जाति के लिए का व्यक्ति बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि उस पद के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ग का यदि वो योग्यताएं रखता है उस पद के लिए, तो उस पद पर वो आसीन हो सकता है। अगली जो थी अस्पृश्यता का निवारण या छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 के तहत 1955 में हमारी गवर्नमेंट ने अस्पृश्यता निवारण कानून बनाया था। नागरिक अधिकार अधिनियम कर दिया गया उसको संशोधित करके, और सबसे जो सशक्त कानून बना अब तक जो बने कानूनों में अस्पृश्यता से संबंधित, वो 89 में बना। अर्थात सार्वजनिक स्थानों पर पुस्तकालय हो, वाचनालय, होटल, रेस्ता, सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक जल स्थल, बावड़ी, कुएं, इन सब पर जाति के आधार पर व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाता। और यदि इस तरीके से जाति के आधार पर किसी को अछूत समझा जाता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडित करता है। अगला जो हमने पढ़ा 18 जो अनुच्छेद है वो कहता है उपाधियों का अंत। क्या कहता है? उपाधियों का अंत। अर्थात सेना और शिक्षा के अलावा कोई उपाधि व्यक्ति नहीं लेगा। विदेशों से भी यदि कोई उपाधि लेता है तो उसमें राष्ट्रपति जी की स्वीकृति लेना अति आवश्यक है। ब्रिटेन की जब सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर थी, तो व्यक्ति के आर्थिक आधार पर व्यक्ति को उपाधि दे दी जाती थी। किसी को लंबरदार कहा जाता था, किसी को जागीरदार कहा जाता था, किसी को पटेल कहा जाता था। लेकिन अब जो इस तरीके की उपाधियां जो दी जाती थी, वो उपाधियां अब उनका अंत कर दिया गया है। सभी व्यक्ति समान है, ना कोई जागीरदार है, ना कोई पटेल है, ना कोई, ये सारी चीजों का अंत कर दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे अगला दूसरा नंबर का मूल अधिकार आता है, वो आता है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। और स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। ध्यान रहे, स्वतंत्रता का मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। और ये सबसे बड़ा मूल अधिकार है। ये क्या है? सबसे बड़ा मूल अधिकार है। यदि आपसे कोई पूछे कि मूल अधिकारों में सबसे बड़ा मूल अधिकार कौन सा है, तो हम बताएंगे स्वतंत्रता का मूल अधिकार। ध्यान रहे, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है, भाग 3 में वर्णित है। आपको पता है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद
22 भाग, 12 अनुसूचियां, 5 परिशिष्ट दिए गए हैं, जिसमें से भाग 3 में ये मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसमें यदि आपसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो आप बताओगे भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब देखिए दूसरा प्रश्न आता है कि कौन सा मूल अधिकार सबसे बड़ा मूल अधिकार है, तो आप इसके बारे में भी बताओगे कि स्वतंत्रता का मूल अधिकार सबसे बड़ा मूल अधिकार है। क्यों? क्योंकि जिसमें जातिगत शब्दों का समावेश किया गया है। ठीक है भाई। अब देखिए स्वतंत्रता का मूल अधिकार के तहत व्यक्ति को, भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को मिली हुई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को मिली हुई है। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की। सबसे पहली जो स्वतंत्रता आती है वह विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति अपने विचार रख सकता है। क्या रख सकता है? अपने विचार रख सकता है, अपने विचार रख सकता है, अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है। और इसी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आती है प्रेस मीडिया वाली स्वतंत्रता। क्या आती है? प्रेस मीडिया वाली स्वतंत्रता। प्रेस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस मीडिया को। और इस तरीके से कितने प्रकार, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। और इस 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में जो स्वतंत्रता पहली है वो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। व्यक्ति अपना विचार रख सकता है, बस उस पर एक ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। और वो प्रतिबंध क्या है कि ऐसे विचार और अपने ऐसे विचार और भाषण या अभिव्यक्त नहीं कर सकता जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो। ऐसे कोई भड़काऊ भाषण भी व्यक्ति नहीं दे सकता जिससे देश की आंतरिक शांति में, देश की जो शांति है उसमें अशांति उत्पन्न, देश की एकता और अखंडता खतरे में आए। इस तरीके से विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकता। तो देखिए पहली स्वतंत्रता है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब देखो, अब याद कैसे रखेंगे 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को? अब तो बस अपने दिमाग में एक चीज बैठा लें कि व्यक्ति जब अपने विचार व्यक्त करेगा तो विचार व्यक्त क्या करेगा? अकेला व्यक्ति तो विचार व्यक्त करने से ना। तो देखिए ये बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का कि व्यक्ति विचार या भाषण देने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? सम्मेलन करना जरूरी है। सम्मेलन में अपने विचार रख सकता है। तो पहली आई विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की जब स्वतंत्रता व्यक्ति को मिल जाती है तो अपने विचार कहां भी व्यक्त करेगा, सम्मेलनों में व्यक्त करेगा। और सम्मेलन तो दूसरी जो स्वतंत्रता आती है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। देखिए विचार कहां व्यक्त करेगा? सम्मेलन में करेगा, लेकिन वो सम्मेलन कैसा होगा? अस्त्र और शस्त्रों से रहित होगा। किसी भी तरीके का कोई हथियार लेकर के व्यक्ति किसी सम्मेलन में नहीं जाएगा। और वो भी कैसा होगा? शांतिपूर्ण होगा। किसी समुदाय, किसी व्यक्ति, किसी अन्य किसी को उस सम्मेलन से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। अब देखो
विचार कहां भी व्यक्त कर रहे हैं? सम्मेलन में। अब जब हमने सम्मेलन में अपने विचार अभिव्यक्त किए तो क्या आया दिमाग में? एक वहां जो सम्मेलन में उपस्थित थे लोग, अरे याद करने कि हम कैसे याद रख सकते हैं, उस तरीके को मैं बता रहा हूं। जब हमने विचार अभिव्यक्त किए तो विचार कहां अभिव्यक्त किए? सम्मेलन में। और वो भी सम्मेलन कैसा था? शांतिपूर्ण था। जब हमने सम्मेलन किया तो वहां के लोग जो उपस्थित थे उनके दिमाग में आया कि हमारा भी क्या होना चाहिए? एक संघ होना चाहिए। हमारा भी क्या होना चाहिए? संघ होना चाहिए। जो सम्मेलन में ये विचार आया कि हमारा एक संघ होना चाहिए, तो नंबर 3 की जो स्वतंत्रता आती है वो आती है संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। कौन सी आती है? संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। वही विचार अभिव्यक्त कहां किए? सम्मेलन में। सम्मेलन में विचार अभिव्यक्त हुए तो फिर क्या आया? उसके बाद सम्मेलन में लोगों के दिमाग में क्या आया कि हमें संघ व समुदाय बनाना चाहिए। हमारा भी एक संघ और समुदाय हो जिससे कि हमारे समुदाय का विकास हो सके। समुदाय के नियमों को लोग अन्य हमारे समुदाय के लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो लोगों के दिमाग में आया संघ व समुदाय निर्माण किया जाए। अब देखिए संघ व समुदाय निर्माण हो गया, संघ व समुदाय निर्माण हो गया तो देखिए वो अपने संघ और समुदाय के जो प्रचार के लिए कहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। तो देखो ये भी हमारे इस स्वतंत्रता के मूल अधिकार में जो अगली स्वतंत्रता आती है वो आती है सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में आ जा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा विदेश को छोड़कर, क्योंकि विदेश में जाने के लिए तो इसकी आवश्यकता होती है, पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, इसकी पासपोर्ट और वीजे की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत में आने जाने के लिए किसी भी प्रकार का ना कोई पासपोर्ट चाहिए ना कोई वीजा चाहिए, किसी प्रकार के अनुमति पत्र नहीं चाहिए। अब देखिए सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता, इसके अलावा अगली जो स्वतंत्रता आती है वो निवास की स्वतंत्रता आती है। निवास की स्वतंत्रता आती है। व्यक्ति पहले 5 अगस्त 2020 से पहले 5 अगस्त 2019 से पहले J&K को छोड़ करके लिखते थे कि J&K को छोड़ करके व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में अपना घर बना सकता है, निवास कर सकता है। लेकिन 370 अनुच्छेद को हटाने के बाद अब ये जरूरी नहीं है J&K लिखना। अब व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में जाकर के निवास कर सकता। अगली जो स्वतंत्रता आती है वो आती है वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता। क्या आती है? वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता। व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई भी व्यापार कर सकता है, बशर्ते प्रतिबंध जो है वो प्रतिबंध है कि मादक पदार्थों को छोड़ करके, नशीली दवाई और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसलिए इनको छोड़ करके व्यक्ति व्यापार कर सकता है। तो ये भी वृत्ति और व्यापार की स्वतंत्रता हमें स्वतंत्रता के मूल अधिकार की तहत मिलती है। अब देखिए 20, 21, 22 द्वारा व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रताएं की व्यवस्था की गई है। अपराध सिद्ध के लिए 20 संकेत देय वाली स्वतंत्रता, रिट वाली 5 प्रकार की रिट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, फरमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार रक्षा, इस तरीके की 5 प्रकार की रिटों के द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्र मौलिक स्वतंत्रताएं वो बना ये रख सकता है। तो 20, 21 और 22 द्वारा व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। कहा गया है कि व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दे सकते। तो ये कौन सी स्वतंत्रता है? व्यक्तिगत में मौलिक अधिकार वाली स्वतंत्रता आती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आती है ये। तो देखिए स्वतंत्रता का मूल अधिकार में हमने 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़ी। कई बार पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का मूल अधिकार के तहत व्यक्ति को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई है। तो हम
कह सकते हैं कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई है। एक बार पुनः आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है। देखिए, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सी है? विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता। नंबर 2, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। नंबर 3, संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। नंबर 4, सर्वत्र आने जाने निवास की स्वतंत्रता। नंबर 5, निवास की स्वतंत्रता। नंबर 6, वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता। देखो, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतियोगी जो होती है प्रतियोगी परीक्षा, उसमें पूछा जाता है कि अब देखो, ये सब 19 के तहत मिली हुई है। हाँ, 19 के तहत इस तरीके की होती है। कई बार कई कंपटीशनों में पूछा जाता है कि संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत मिली हुई है। तो देखो, उसमें दे दिया जाता है 19 घ और 19 ग और 19 घ, इस तरीके की जो दे दी जाती है। तो उसमें यदि हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं याद है तो हम सही कर सकते हैं। तो 19 घ के द्वारा ये स्वतंत्र आने जाने की व निवास की स्वतंत्रता मिली हुई है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि कैसे याद रख सकते हैं उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को। तो देखो, कैसे याद रख सकते हैं। पहले हम विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखो, व्यक्ति विचार और अभिव्यक्ति अपना भाषण कहां देगा? भाषण के लिए क्या चाहिए उसे? सम्मेलन की आवश्यकता होगी। लेकिन सम्मेलन कैसा होगा? अस्त्र शस्त्र रहित होगा। जो सम्मेलन हो गया तो वहां सम्मेलन में उन व्यक्तियों के दिमाग में आया कि हमारा भी क्या होना चाहिए? संघ व समुदाय होना चाहिए। जब संघ और समुदाय बन गया तो वो अब उनके प्रचार सर्वत्र आगे जाने की सोचेंगे तो अगली स्वतंत्रता आती है सर्वत्र आने जाने। अगला है, उसके बाद वो अलग अलग जब फैलेंगे तो निवास की स्वतंत्रता। 5 अगस्त 2019 से पहले J&K को अलग कर दिया जाता था, लेकिन अब J&K को खत्म कर दिया। जो सिस्टम था जम्मू एंड कश्मीर वाला 370 की धारा उसको हटा दिया गया है। अब व्यक्ति कहीं पे भी निवास कर सकता है। अगली जब निवास करने लगा, आजीविका की आवश्यकता पड़ी, जीविका उपार्जन के लिए कुछ करना होगा, तो व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है। वृत्ति और व्यापार की स्वतंत्रता भी उसे मिली हुई है। वृत्ति और व्यापार की स्वतंत्रता का मतलब है कि नशीले पदार्थों को छोड़ करके, नशीली दवाइयों को छोड़ करके व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है, व्यापार कर सकता है। तो देखिए, हमारे 2 मूल अधिकार हमने पढ़ लिए हैं। पहला मूल अधिकार हमने समानता का पढ़ा, दूसरा आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का मूल अधिकार। अब नंबर 3 आता है शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। कौन सा मूल अधिकार? शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। हमारे यहां पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले राजतंत्र था, और राजतंत्र को भी एक स्तर बांट दिया जाता था कि भाई ये जागीरदार होगा, ये राजा होगा, ये मंत्री होगा, ये इनके दास होंगे,
ये व्यक्ति इनकी सेवा करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, जैसे हमें स्वतंत्रता मिली, तो मूल अधिकार के द्वारा एक व्यवस्था दी गई कि व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति शोषण नहीं कर सकते। इसलिए नंबर 3 वाला जो मूल अधिकार दिया वो है शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। और इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 23 मानव के क्रय विक्रय में बेगार पर रोक लगाता है। अब देखो, मानव का क्रय विक्रय किया जाता था, मानव की, स्त्री की, बच्चों की, पुरुषों की, उन्हें दास बना करके एक दूसरे से खरीद लिया जाता था और उनसे काम करवाए जाते थे, गुलाम बना लिए जाते थे। तो शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 23 में एक को खत्म कर दिया गया है। यदि अब कोई व्यक्ति मानव के क्रय विक्रय में संलग्न है, बेगार ले रहा है, बेगार का मतलब होता है बेगार मजदूरी दिए हुए उस व्यक्ति, किसी व्यक्ति से काम करवाना, उसे कहते हैं बेगार। तो देखिए, अब मानव का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, बेगार नहीं की जा सकती, एक बंधुआ मजदूर प्रथा होती, उन सब पर यदि इस तरीके का कोई कार्य करवाता मिलता है जबरदस्ती, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाता है न्यायालय के द्वारा। हमारी न्यायपालिका ये व्यवस्था करती है कि ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति से बेगार लेता है, बेगार करवा रहा है, क्रय विक्रय कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जाता है। आपराधिक प्रवृत्ति में आता है इस तरीके का कार्य। अगला जो आता है अनुच्छेद 24, जो कि शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार में समाहित है, वो बाल श्रम पर रोक लगाता है, बलात्श्रम। और ये क्या है? यह है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करवाया जा सकते, या जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। आपने देखा होगा, या हम भी कभी कई बार देखते हैं कि जो गरीब तबके के व्यक्ति होते हैं, वो आजीविका चलाने के लिए अपने छोटे बच्चों को, जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों को होटल, भोजनालय, कई सारे जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाते हैं। तो ऐसे कार्य नहीं करवा सकता कोई व्यक्ति, और पाया जाता है ऐसा कार्य, छोटे बच्चों से वर्ष से कम उम्र का बच्चा कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य में लगा हुआ मिलता है, उस मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या की जाएगी? कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, ये जो आज आपको दिन खराब है, ध्यान दो। आज आपको दिन खराब है।